पढ़ लिया था कि किन सिचुएशंस के अंदर जो है वो बोर्ड से परमिशन चाहिए होती है किसी भी क्लास ऑफ पर्सन्स को, कि अगर वो स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल में जाना चाहता है या नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहता है। ठीक है, सिंपल रूल ये है कि जब भी क्लास ऑफ पर्सन्स की बात हो गई तो उन्होंने बोर्ड के पास जाना है। ठीक है, बोर्ड उनको इजाजत दे सकता है कि आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल की तरफ आ सकते हो या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आ सकते हो। ठीक है, और ये द बोर्ड कैसे इजाजत देगा कि वो ऑफिशियल गजट के अंदर जो है वो नोटिफाई कर देगा कि ये क्लास ऑफ पर्सन जो हैं, से कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं आज के बाद उनका जो है ना वो स्पेशल ईयर जो होगा वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होगा, या वो सारे क्लास ऑफ पर्सन में जो लोग आते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस, उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर टैक्स ईयर होगा। इसको स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। या बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनी जो हैं इनका आज के बाद टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दो मुझे, वो भी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि ये तो बात हो गई थी क्लास ऑफ पर्सन्स की। ये तो बात हो गई थी क्लास ऑफ पर्सन्स की, मतलब अगर एक जैसे काम करने वाले लोग मिलके अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने जाना था बोर्ड के पास। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक अकेला बंदा है जिसने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो वो किसके पास जाएगा, वो कमिश्नर के पास जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट हायरार्की के लेवल्स होते हैं हर जो होता है ना एंटिटी उसके अंदर। इसी तरह जो आपका एफपीआर है उसमें भी डिफरेंट लेवल है। सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बोर्ड को दी जाती है, मतलब एफपीआर का एक पूरा बोर्ड होगा वो सबसे ऊपर है। उसके नीचे डिफरेंट लेवल्स के कमिश्नर आते हैं जो हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि सबसे अपर अथॉरिटी जो है वो ओवरऑल बोर्ड के पास, उसके नीचे कमिश्नर हैं उनकी उससे कम अथॉरिटी है। तो जब एक बंदे की बात होगी और वो स्पेशल केस होगा, उसको लगता है कि मेरा जो टैक्स ईयर है ये मुझे सूट नहीं कर रहा, तो वो बोर्ड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर पर्सन का सेपरेट इशू इंडिविजुअली सुनना शुरू कर दे। सो पर्सन के केस में अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि मेरा जो टैक्स ईयर है वो सही नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, वो कमिश्नर के पास जाएगा। वो उसको कहेगा कि भाई मुझे कोई 12 मंथ का पीरियड दे जो नॉर्मल से हटके हो, लेकिन वो क्योंकि मुझे ज़रूरी है मेरे लिए टैक्स ईयर डिफरेंट रखना जो नॉर्मल से हटके है, लेकिन मुझे अलाउ कर दिया जाए स्पेशली, तो कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा अगर वो कंडीशन पूरी करेगा जो इससे नेक्स्ट सेक्शन में है। ठीक है, सब सेक्शन 5 के अंदर लिखी हुई है, ये हम 4 के अंदर आ रहे हैं तो इससे अगले वाले पे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, देखिए दोनों केसेस है। जैसे हमने क्लास ऑफ पर्सन के बारे में कहा कि वो स्पेशल से नॉर्मल में आना चाहिए या नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहे तो वो बोर्ड के पास जा सकता है। इसी तरह अगर एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, वो सिंगल पर्सन से मुराद एक इंसान नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पर्सन में 3 लोग आ सकते हैं, 3 एंटिटीज आ सकती हैं, एक इंडिविजुअल आ सकता है, एक कंपनी आ सकती है और एक एओपी आ सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है पर्सन। कोई एक खास स्पेसिफिक कंपनी है जो जाके कमिश्नर को रिक्वेस्ट करती है कि सर हमारा जो है ना आपने टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल में लेके जाना है, या वो पहले स्पेशल में है, वो इस क्लास ऑफ कंपनीज की वजह से स्पेशल में है, क्लास ऑफ पर्सन्स की वजह से स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और वो चाहती है कि भाई मैं नॉर्मल में आ जाऊं, बाकी कंपनीज बेशक स्पेशल में रहें, तो वो भी जाके कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकती है, राइटिंग में अप्लाई कर सकती है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपको चेंज करवाना ही है ईयर तो आप क्या करोगे, आप जाके अप्लाई करोगे राइटिंग में। ठीक है, मोबाइल कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पिक्चर नहीं चल रही। नो सर, ठीक है सर, वो पिक्चर नहीं आपकी क्लियर आ रही है, जो पढ़ा। ये रुक गई है, मुझे देखने दे। ठीक है,
जस्ट एक सेकंड में इसको ना ठीक करके दोबारा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक कंपनी जो है उसके पास डिफरेंट शेयर होल्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके जो शेयर्स हैं ना, वो आप समझ लें कि उसके 100 शेयर्स हैं, और उसके 100 शेयर्स डिफरेंट मालिक खरीद सकते हैं। जैसे लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनके हजारों के हिसाब से शेयर्स होते हैं। वो जनरल आम लोग जो होते हैं, जनरल पब्लिक में बैठे होते हैं, उन्होंने भी उसके शेयर्स खरीदे होते हैं। तो किसी भी कंपनी के अगर 50% से ज्यादा शेयर्स किसी बायर वाली कंपनी के पास है ना, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो कंपनी है ना, इसकी पेरेंट कंपनी कोई फॉरेन कंपनी है। ठीक है, फॉरेन पेरेंट कंपनी है इस कंपनी की। ठीक है मुबीन, यहाँ तक क्लियर हुआ है? बाकी लॉ में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि पेरेंट कंपनी होती क्या है, शेयर होल्डिंग होती क्या है। मैं इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने लॉ में पढ़ा नहीं है। तो अभी बस आप इतना याद रखें कि एक कोई ऐसी कंपनी होती है जो बाहर बैठी हुई है किसी और मुल्क में, और उसका कंट्रोल है यहाँ वाली किसी कंपनी के ऊपर। ठीक है, 50% से ज्यादा मालिक जो है ना, मालिक होने के राइट्स वो बाहर वाली किसी कंपनी के पास हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है व्हेन यू हैव फॉरेन पेरेंट कंपनी एंड इट हैज अदर फाइनेंशियल ईयर देन नॉर्मल। अच्छा, और उस फाइनेंशियल ईयर जो है ना, उस कंपनी का जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर आपके फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये सीरियस मामला है। क्योंकि जो पेरेंट कंपनी होती है ना, उसने खाली ऑडिट का तो पता है ना आपको, ऑडिट क्या होता है। उसने खाली अपना ऑडिट नहीं करवाना होता, उसने अपनी जितनी भी सब्सिडरीज होती है ना, मतलब जिनके शेयर्स उसके पास हैं, उनके अकाउंट्स पे अपने साथ मर्ज करके फिर ऑडिट करवाना होता है। सही है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि ये हमारा एक सब्जेक्ट भी है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर रहे होते हैं। तो हम जब ऑडिट करते हैं और ऐसी कंपनी जिसने आगे दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई हो, तो उस कंपनी की जब ऑडिट स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई आप अकेली कंपनी नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट कंपनीज के अंदर। तो हम जो आपकी कंपनीज है ना जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी भी हमें डिटेल दो, हम उसका भी ऑडिट करेंगे, कहीं वहां पे तो गड़बड़ नहीं हो रही। ठीक है। इस केस में जब आपकी पेरेंट कंपनी का जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होगा आपसे, तो उसके लिए ऑडिट करवाने में मसला होगा। तो एक बैरूनी सरमायाकार है जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी में, और उसका टैक्स ईयर डिफरेंट है, तो उसको मुश्किलात आ रही हैं, तो आप बात कर सकते हो जाके कमिश्नर के साथ कि सर हमारी एक पेरेंट कंपनी है जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल है, जिसने हमारे अंदर, हमारी कंपनी के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो डिफरेंट आ रहा है हमारे फाइनेंशियल ईयर से, तो काइंडली हमें अलाउ कर दें, हम भी उस कंपनी का जो बाहर वाली फॉरेन पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर लें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कमिश्नर को लगता है कि वाकई में ऐसे जरूरत है, अगर हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो वो जो फॉरेन पेरेंट कंपनी है जिसने मेजर सरमायाकारी की हुई है इस कंपनी के अंदर, वो हो सकता है अपनी सरमायाकारी निकाल ले, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले इस कंपनी से। तो इस सूरत में जब सीरियस किस्म की कोई जरूरत हो, तो कमिश्नर इजाजत दे देगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वो उसके ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि भाई मैं तुम्हें इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन इन इन शराइत के ऊपर। ठीक है। वो शराइत क्या हो सकती है कि वो आपको ये कह सकता है कि भाई ये जो आपको इजाजत मिल रही है ना, ये सिर्फ 5 साल के लिए मिल रही है, ये 10 साल के लिए मिल रही है, ये सिर्फ 2 या 3 सालों के लिए मिल रही है। ठीक है। या वो आपको ये भी कह सकता है भाई पेरेंट कंपनी से भी रिक्वेस्ट लेटर लेके आओ, आपने तो मुझे अप्लाई कर दिया, मुझे बताओ, कोई लिखवा के लेके आओ कि पेरेंट कंपनी का फाइनेंशियल ईयर आपके फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट है, और उसको कोई मसला आ रहा है तो वो लिख के दे। तो कोई भी शर्त जो है वो कमिश्नर रख सकता है। क्लियर मुबीन? ओके। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने कहा कि क्लास ऑफ पर्संस अगर नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाह रहे हैं या स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाह रहे हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? बोर्ड के पास। तो बोर्ड कैसे उनको इजाजत देगा? थ्रू ऑफिशियल गवर्नर। अच्छा, अब अगर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, पर्सन में मैं फिर दोबारा आपको याद करवा रहा हूँ, पर्सन से मतलब कोई एक इंसान नहीं है, पर्सन से मतलब ये है कि कोई एक खास कंपनी है, कोई एओपी है, या कोई इंडिविजुअल है।
अगर वो चाह रहा है कि मैं स्पेशल से नॉर्मल में चला जाऊं या नॉर्मल से स्पेशल में चला जाऊं, तो वो बोर्ड के पास नहीं जाएगा, उसने कमिश्नर के पास जाना है और रिटर्न एप्लीकेशन लेके जाएगा। ठीक है, वो अप्लाई करेगा इन राइटिंग। ठीक है, ये लाजमी कंडीशन है। आप खाली वहां जाके उससे दुआ सलाम करके उसको नहीं रिक्वेस्ट कर सकते। वो आपको कहेगा कि आप अप्लाई करो मेरे पास, स्पेशल रिटर्न एप्लीकेशन लेके हो। ठीक है, तो इन सिचुएशन में कमिश्नर देखेगा कि क्या कोई ऐसी अशद जरूरत है, कंपेलिंग नीड है, इसको कोई अशद जरूरी इसकी जो है ना जरूरत है, जिसकी बेस के ऊपर इसको इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और अगर वो इजाजत दे भी रहा है तो हो सकता है वो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा के इजाजत दे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी एप्लीकेशन कमिश्नर के पास आई है तो कमिश्नर ने उसके ऊपर फैसला करने से पहले, ठीक है, टैक्स ईयर चेंज करने से पहले, अपना फाइनल डिसीजन पास करने से पहले एप्लीकेंट से एक दफा बात करनी है, उसको एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देनी है। ठीक है, ये जो हाईलाइट हुआ है ये मुबीन, इसको समझना आपने। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, एक मौका देना है कि उसकी बात सुन ले। तो एग्जाम्पल, मैं कमिश्नर हूं, मेरे पास एक कागज पे लिखी हुई चीज आ गई है। ठीक है, मुझे हो सकता है उससे तसल्ली ना हो रही हो कि यार इसको कोई अशद जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। लेकिन कानून कहता है, हमारा टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि नहीं, कमिश्नर ने खुद से कोई चीज रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करनी। उसने फैसला सुनाने से पहले एक मौका देना है उस एप्लीकेंट को कि वो आके अपनी बात सुना सके। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड का वर्ड समझ आ गया। ये आपको टेक्स्ट में बहुत बार बार जो है ना वो आएगा आपके बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपने कोई भी फैसला करने से पहले आपने एक मौका जरूर देना है। जो बेचारा अप्लाई कर रहा है उसकी बात सुन लो। आपको हो सकता है कि लग रहा हो उसकी एप्लीकेशन से कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो आके आपके सामने बात करे तो आपको लगे कि जरूरी है, तो हो सकता है आप अपना फैसला तब्दील कर दो। तो क्लियर है मुबीन, आगे चलें। ओके, ठीक है, तो जब भी कमिश्नर ने कोई टैक्स ईयर चेंज करना है तो उसने एक दफा एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देनी है। या अगर उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, ठीक है, अगर उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करना है तो उसने ये रिजेक्ट करने की सूरत में अपने ऑर्डर के अंदर, जो ऑर्डर पास करेगा ना कि मैं आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं, उसके अंदर उसने रीजन जरूर लिखनी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं टैक्स में ना, अपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कहता है कि आप बताओ कि एक सिनेरियो दे देता है, एक बंदे ने एप्लीकेशन लिखी और वो ये कह रहा है कि मेरा टैक्स ईयर जो है ना वो नॉर्मल से स्पेशल में कर दिया जाए। अब आप कमिश्नर हो तो आपसे आपको कमिश्नर बना के ना क्वेश्चन में आपसे आई क्या पूछ सकता है कि भाई इस एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन जो आपके पास आई है, इसके रिलेटेड आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो आपने कहना है कि भाई सबसे पहले तो मैं जब भी कोई डिसीजन लेने लगूंगा तो मैंने उस एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देनी है। मैंने उसको एक दफा अपने पास बुला के उसकी बात सुन लेनी है। एक तो आपकी ये जिम्मेदारी है बीइंग कमिश्नर। दूसरा क्या है कि अगर आपको कमिश्नर के तौर पे ये लगता है कि उसको ये एप्लीकेशन जो है उसकी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपना टैक्स ईयर चेंज करे, तो एक तो आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दे दी उसे। सेकंड, स्टिल आपने रीजन लिखनी है अपने ऑर्डर के अंदर कि मैं इस रीजन की वजह से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है कि आपने रीजन बतानी है कि मैं इस रीजन की बेस के ऊपर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब ये रीजन क्यों लिखवाई जा रही है ये भी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हेड विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग द चेंज। अच्छा, कमिश्नर ने पहले को इजाजत दे दी थी, अब वो कहता है कि भाई ये मैंने इजाजत वापस लेनी है, विड्रॉ करनी है, तो उस सूरत में भी कमिश्नर ने क्या करना है, पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देनी है। ठीक है, बैठे बैठे कमिश्नर को लगा कि यार इस बंदे को XYZ को मैंने एक स्पेशल फेवर दी हुई है, मैंने इसका टैक्स ईयर अकेले का चेंज किया हुआ है, लेकिन अब मैं वापस इसका टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल में लेके आ रहा हूँ स्पेशल से,
तो इस सूरत में भी जब आपने कोई ऐसा ऑर्डर पास करना है तो उससे पहले आपने उस बंदे को बुलाना है, उससे बात करना है, उसके साथ डिस्कस करना है, उसकी बात सुननी है कि यार मैं ये अगर कर देता हूँ, विड्रॉ कर देता हूँ तो आपके साथ क्या होगा, आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपने ये काम करना है कि उसकी जो परमिशन थी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर shall take effect from the first day of special tax year or the normal tax year। ठीक है। अभी ये जो बात हो रही है ना, ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, कि ये पहले दिन से कैसे ऑर्डर होता है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो रिटर्न देगा अपना ऑर्डर और उसके अंदर रीजन रखेगा कि भाई मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन, या विड्रॉ करने जा रहा है तो उसमें उसमें भी पहले अपॉर्चुनिटी देनी है। अच्छा, ये इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई वो जो बंदा है ना, अगर वो फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती कि यार कमिश्नर ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे मिलनी चाहिए थी, ज्यादा कमिश्नर ने दी नहीं है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो जाके अपील कर सकता है। वो अपील कर सकता है। तो इसलिए हम कमिश्नर से ये इंश्योर करवा रहे हैं कानून में कि वो लिख के दे रीजन के इसकी वजह से उसने रिजेक्ट किया है, ताकि अपील में जब वो बंदा जाए तो वहां पर उसके पास ग्राउंड होंगे, यार ये इस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहा है लेकिन ये बेसिस बनती नहीं है, या ये सही नहीं है, मुझे ये मिलना चाहिए, तो इन बेसिस के ऊपर वो जाके आगे अपील में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट था ना, इसकी बात करते हैं कि चलो यहां से बात करते हैं। अच्छा, एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक है स्पेशल टैक्स ईयर, अब एक आ गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, ये नीचे मैंने एग्जांपल एक तैयार की हुई है, इसी को लेके चलते हैं। एक बंदा है, उसका स्टार्टिंग डेट है टैक्स ईयर की 1 जुलाई 2022 और एंड हो रही है 30 जून 2023 पे। तो मुबीन, ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल है, ट्रांजिशनल है? ट्रांजिशनल का तो अभी आपको पता नहीं है, स्पेशल है या नॉर्मल है। 1 जुलाई से 30 जून तक का जो टैक्स ईयर होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि दो चीजें हमने देखनी थी, एक तो एंड यहाँ पे हो रहा हो 30 जून को, दूसरा वो 12 मंथ का पीरियड हो। ठीक है, तो ये पूरा हो रहा है तो इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहें। अच्छा, इस स्टेज पे जब वो बंदा आया ना, तो उसने हो सकता है कमिश्नर के पास गया और उसने कमिश्नर को कहा हो कि सर मेरी एक पेरेंट कंपनी है जिसका मेरी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा शेयर है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो 30 जून को खत्म नहीं हो रहा, वो तो 31 मार्च को खत्म होता है। तो सर मुझे एक फेवर चाहिए, आप काइंडली मेरा नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जो है ना वो ट्रांसफर कर दें मेरा टैक्स ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 30/6 से, अब वो कह रहा है कि भाई मैं हर साल 31 मार्च पे लेके जाना चाह रहा हूँ। पहले उसका टैक्स ईयर 30/6 को खत्म होता था, वो कहता है 31/3 को मेरा टैक्स ईयर खत्म हुआ करे। अच्छा, अब कमिश्नर क्या करेगा, वो उसको सुनेगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि वाकई में बड़ी अच्छी जरूरत है तो इजाजत दे देगा। इस केस में से कि उसने इजाजत दे दी। अब इसका पिछला टैक्स ईयर खत्म हुआ था 30/6/2023 को, और नेक्स्ट शुरू हो गया होगा 1 जुलाई 2023 से। अब ये खत्म कब हो रहा है? 31/3/2024। 31/3/2024 को ये खत्म हो रहा है। अब आप बताओ कि ये कौन सा टैक्स ईयर है मुबीन? ये नॉर्मल है, स्पेशल है? 31/3 को जो खत्म हो रहा है। अच्छा, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि आप कहोगे स्पेशल। ये एक्चुअली स्पेशल नहीं है। स्पेशल के लिए हमने ये तो पढ़ा था कि वो 30 जून को खत्म नहीं होता, लेकिन स्पेशल भी 12 महीने का होता है। स्पेशल के केस में भी 12 मंथ होना जरूरी है, जबकि इसमें 12 मंथ नहीं हो रहे। ये 1 जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ का एक पीरियड है। सो ये स्पेशल टैक्स ईयर तो नहीं है। स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 मंथ का होता है। ठीक है, तो ये तो जो पीरियड है ये तो है 9 मंथ का, तो इसको हम स्पेशल नहीं कहते।
इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जो कि कहलाता है ट्रांजिशनल। ठीक है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये बेसिकली वो पीरियड होता है जो नॉर्मल से स्पेशल में जाते हुए या स्पेशल से नॉर्मल में जाते हुए एक खास दरमियान में पीरियड आता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, सर ये पता कैसे चलेगा कि ट्रांसमिशनल टैक्स ही है? देखो ना, दोनों के लिए, नॉर्मल और स्पेशल के लिए 12 महीने होने जरूरी है। नॉर्मल के केस में हमने कहा था वो हमेशा 30 जून को खत्म होगा। स्पेशल का जो है वो किसी भी डेट को खत्म हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डे से आखिरी डे तक 12 महीने पूरे होने चाहिए। देखें, ये 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ था 30 जून 2023 तक, तो ये 12 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, पूरे 12 महीने। ये वाला जो पीरियड है ना, ये 1 जुलाई से शुरू हुआ, जब ये खत्म हुआ होगा इससे अगले दिन से साल शुरू हो गया होगा, और ये जाकर खत्म हो रहा है 31/3/2024 को। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 9 महीनों का पीरियड है, ये 12 महीनों पे नहीं जा रहा। 12 महीनों में जाएगी, जब भी कोई पीरियड जाएगा तो हम आखिरी डेट देखेंगे, अगर तो वो 30 जून है तो वो नॉर्मल होगा। अगर 30 के अलावा कोई और पीरियड है, जैसे ये पीरियड आ रहा होगा, तो ये स्पेशल में चला जाएगा। बट ये पहले 12 महीनों की शर्त पूरी होनी चाहिए। इस केस में 12 महीनों की शर्त पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि ये ट्रांजिशनल है। आप एक फेज से दूसरी फेज में जब जाते हो तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो हम नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जो जा रहे हैं, तो दरमियान में जो पीरियड आ रहा है ना, जो गैप आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द टैक्स ईयर कमेंस। जिस दिन उसका चेंज हुआ हुआ टैक्स ईयर कमेंस होना है, उस डेट से पिछली डेट तक, जो पिछला साल क्लोज हो रहा है, वो जो दरमियान में फेज है 1 जुलाई 2023 से 31/3/2024 तक की, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल। शेल बी ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्स ईयर। अच्छा, अब इसका नाम तो टैक्स ईयर है, बट ये एक्चुअली ईयर तो नहीं है, ये तो एक पीरियड है जो कि 12 महीने से कम है। तो कहते लॉ में इसको टैक्स ईयर ही है, लेकिन एक्चुअली ये टैक्स ईयर नहीं है, ये एक पीरियड है। ठीक है, लेकिन कानून में ईयर लिखा हुआ है तो हम भी इसको ईयर ही पढ़ा करेंगे। ठीक है, टू बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर मुबीन? ट्रांजिशनल का मतलब समझ आ गए? चलो, अच्छा, अब हमने कहा कि ये तो हो गया एक पीरियड जिसके अंदर जो है ना, उसने रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा टैक्स ईयर आप कर दें, ये वाला 31 मार्च। तो 30 जून को पिछला उसका खत्म हो रहा था, प्रायर टू चेंज 30 जून था, और नया कमेंस कब होना था? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक पीरियड उसका चलना था। तो जहां पे नया पीरियड स्टार्ट होने से आखिरी डेट है, जब नया पीरियड स्टार्ट होने लगा है, तो उससे पहले को ट्रांजिशनल का। उसके बाद अब आप देखो, इसके बाद ये वाला ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म हो गया होगा 31/3/2024 को, जो कि 9 मंथ का था। उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा, क्योंकि ये एंड हो रहा है अदर देन 30 जून, और ये पूरे 12 महीने का पीरियड है, ये स्पेशल टैक्स ईयर। उसके बाद ये फिर 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जून, दो, सॉरी 30 जून नहीं है, ये गलत हो गया, इसको मैं ठीक करता हूँ। अगर ये 30 जून पे चला जाता ना, तो ये भी ट्रांजिशनल हो जाना था, क्योंकि ये भी जो है ना ज्यादा लंबा पीरियड हो जाना। तो ये वाला जो पीरियड है, ये है 31/3/2026। ठीक है, ये जब मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा ना, उसमें ठीक करके भेज दूंगा। तो अब से ऑनवर्ड जो पीरियड होगा वो होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, और यही पीरियड स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा, क्योंकि ये 30 जून को खत्म नहीं हो रहा है, 12 महीने का पीरियड है। सिर्फ ये वाला वो पीरियड था जब हम नॉर्मल से स्पेशल में जाने लगे थे, तो दरमियान में एक गैप आया था, इस गैप को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है,
अच्छा, लास्ट टाइम हम अपने लास्ट लेक्चर में ना स्पेशल टैक्स ईयर की बात जब करते थे ना, तो हम एक क्वेश्चन रेज करता था मैं बार बार कि उस स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है, उसको डिनोट कैसे करेंगे। कि हम आसान ट्रिक ये है उसको डिनोट करने का कि जब भी स्पेशल टैक्स ईयर हो ना या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो, उसको डिनोट करेंगे उससे जो नेक्स्ट कमिंग जून आ रहा है ना, उसके हिसाब से देख लेना आपने जो टैक्स ईयर बन रहा है वो आपने उसको कह देना। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 31/12/2023 को, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? जो नेक्स्ट कमिंग जून आ रहा है वो आ रहा है 2024 में, तो हम कहेंगे ये टैक्स ईयर 2024 है। फिर एक टैक्स पीरियड खत्म हो रहा है 31/9/2023 को, तो नेक्स्ट कमिंग जून कब आ रहा है? 2024, तो इसको भी टैक्स ईयर 2024 कहेंगे। 31/3/2024 को खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट जून कब है? 30 जून 2024, तो ये भी 2024 है। 31/3/2025 2025, और 30/6/2026 तो 26। इसमें कोई क्वेश्चन? विनीत, मुबीन? सर ये एक बार ना दोबारा ये करवा दें, यानी कि टैक्स ईयर किसमें फॉल करता है? हाँ, टैक्स ईयर ये सिंपल ट्रिक है। देखो, लॉ तो ये कहता है कि आपने जब टैक्स ईयर को डिनोट कर रहा है ना, तो आपने देखना है वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है उसका कैलेंडर ईयर देख लेना है आपने। ठीक है, ये लॉ की वर्डिंग है कि नॉर्मल टैक्स ईयर देख लो। फॉर एग्जांपल एक स्पेशल टैक्स ईयर है, उसको आप देखो कि ये फॉल किस में कर रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर में, और फिर उस नॉर्मल टैक्स ईयर का भी स्पेशल वो कैलेंडर टैक्स ईयर देखो तो उससे डिनोट करो। मैं कहता हूं नहीं, इसको हम सिंपल रखते हैं। हमने टैक्स ईयर को हमेशा रेफर करना है जो नेक्स्ट कमिंग जून है ना उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग जून जो भी होगा उसके साथ हम उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कमिंग जो जून है आपका, वो फॉर एग्जांपल ये पहला केस है, इसका जून कब आ रहा है? इसका जून आ रहा है 6/2024 में। अच्छा यार, ये मेरे इसमें मसला पेन में ये आपको वो नहीं इशू हो रहा, ये जब मैं लिख रहा हूँ ना मेरे पास भी स्लो शो हो रहा है, क्योंकि लाइव क्लास जा रही है ना, तो इसमें इशू आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना, नेट में या वीडियो में इशू नहीं है, इसमें इशू आ रहा है मेरे पेन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड है आपका 31/12/2023, ये इससे कमिंग जून कौन सा होगा? जो 2024 का होगा, तो हम इसको सिंपल 2024 ही डिनोट करेंगे। ये वाला जो पीरियड है इसके बाद जून कौन सा आना है? वो जून आना है 2024 का, इसको टैक्स ईयर 2024 डिनोट करेंगे। इसके बाद कौन सा आना है 24 का, उसको हम 24 डिनोट करेंगे। इसके बाद 25 का आना है तो उसको 25 डिनोट करेंगे। अब जरा खुद एक दफा इसको स्लाइड में देख लो कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि टैक्स ईयर कौन सा इसको हमने डिनोट करना है, किस टैक्स ईयर के साथ डिनोट। लास्ट है ये 36/2026, इसमें तो जून यानी कि 2026 में। बिल्कुल 2026 ही है, और हमने इसको डिनोट भी 2026 से किया। ठीक है, ये तो नॉर्मल पीरियड आ गया ना, जो 30 जून 2026 में खत्म हो रहा होगा, ये तो नॉर्मल है, तो हम इसको वैसे ही 2026 काउंट करते हैं जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करता है उसके साथ। बाकी सारे स्पेशल या ट्रांजिशनल पीरियड थे जो 30 जून को नहीं खत्म हो रहे थे, तो हमने एक असूल बना लिया कि जो कमिंग जून होगा ना, उस टाइम जो कैलेंडर ईयर चल रहा होगा 2024 चल रहा होगा, तो हम इसको कहेंगे ये टैक्स ईयर 2024 है। 25 चल रहा होगा तो 25 कहेंगे, 26 चल रहा होगा तो 26 कहेंगे, जो भी टैक्स ईयर चल रहा होगा जून के हिसाब से देखेंगे उसको हम डिनोट कर दिया करेंगे। ये तो खत्म ही 30 जून को हो रहा है, तो ये तो वैसे ही 26 में आता है। ये तो खुद जून को खत्म हो रहा है ना, बाकी जून में नहीं खत्म हो रहे, तो इसलिए हमने जून को देखा। क्लियर हुआ मोबाइल? ओके, ठीक है। अब हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो अपील कर सकता है अगर उसको लगता है कि कमिश्नर ने उसके साथ ज्यादती किया। देखो, कमिश्नर के पास क्या क्या राइट थे। कमिश्नर के पास 3 राइट थे। नंबर 1, जब भी कोई पर्सन उसके पास एप्लीकेशन लेके जाता है, तो वो एक तो उसके पास राइट ये है, पावर उसके पास ये है कि वो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये उसका राइट है, वो उसको सुनेगा
उसके बाद पावर है, अगर वो सेटिस्फाई होता है उसकी एप्लीकेशन से, उसको लगता है कंपाइलिंग नीड है इसकी, तो कमिश्नर उसको अलाउ कर सकता है कि भाई आप जो है हम आपको ज्यादा देते हैं कि आप अपना टैक्स जो है वो चेंज कर लो। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या थी, कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी जो रीजन है उसको लगता है कि यार कंपाइलिंग नीड नहीं है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे मसला आ गया। यहाँ पे वो इंसान जो उसके पास एप्लीकेशन लेके गया था, या कोई कंपनी या कोई एओपी जो उसके पास एप्लीकेशन लेके गए थे, वो चाह रहे थे कि उनका टैक्स ईयर चेंज हो, कमिश्नर को तसल्ली नहीं हुई, कमिश्नर उनसे एग्री नहीं कर रहा था, तो कमिश्नर ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह कि दोनों के दरमियान में जो है ना एक मसला आ गया। एक चाह रहा था टैक्स ईयर चेंज हो, कमिश्नर जो चाहे है उसको लगा कि यार ये टैक्स ईयर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों के दरमियान में इख्तलाफ आ गया। दूसरे नंबर पे हमने उसकी पावर पढ़ी कि वो किसी भी टाइम जो उसने एप्लीकेशन के अगेंस्ट टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था, वो अपना ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, उसने पहले कहा था कि भाई 5 साल के लिए मैं आपका स्पेशल टैक्स ईयर कर रहा हूँ, अब उसको लगता है कि नहीं अब इसको जरूरत नहीं होगी, तो वो उसको विड्रॉ कर सकता है। ये उसकी पावर थी। ठीक है, ये दो पावर थी उसके पास। ठीक है, एक था ज्यादा दे सकता था पहली, दूसरा था वो रिजेक्ट कर सकता था, तीसरी थी वो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता था। अब इन तीनों केसेस में अगर वो बंदा सेटिस्फाई नहीं है कमिश्नर के ऑर्डर से, तो वो क्या कर सकता है, वो एक रिव्यू एप्लीकेशन दे सकता है बोर्ड को। वो बेसिकली बोर्ड के पास जाके अपील कर रहा होगा कि सर ये जो फैसला मेरे अगेंस्ट आया ना कमिश्नर की तरफ से, काइंडली इसको तो एक दफा रिव्यू कर लें। ठीक है, जैसे ये आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जब भी कोई डिसीजन आती है सुप्रीम कोर्ट की तो वो रिव्यू में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है कि रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और उन्होंने हायर कमेटी बनाई हुई है, जिसमें कुछ एक से ज्यादा जजेस बैठे होते हैं, तो वो उसके डिसीजन को रिव्यू कर रहे होते हैं कि यार ये सही हुई है डिसीजन के नहीं। इसी तरह जब कोई कमिश्नर डिसीजन करेगा, कोई ऑर्डर करेगा, तो उसके ऑर्डर को भी रिव्यू में अप्लाई किया जा सकता है बोर्ड के पास। बोर्ड के पास हमेशा ज्यादा अथॉरिटी होती है। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, डिसीजन लेकिन जो बोर्ड की होगी ना, ये फाइनल होगी। एक दफा जो बोर्ड ने डिसीजन कर दी, उसके बाद फिर आप उसको फर्दर रिव्यू नहीं कर रहे, उसको फाइनल आपने समझना। अच्छा, ये मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगा। 1-2 घंटों के अंदर मैं ऑफिस पहुंच के आपके साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक एग्जांपल के ऊपर। Mr. A is using a normal tax year. He has obtained permission from the commissioner to use special tax year, which will end on 31 नवंबर each year. ठीक है, 31 नवंबर को जाके वो खत्म हो, ये चाह रहा है मिस्टर ए। उसने जाके परमिशन के लिए जो है ना वो कमिश्नर से बात की, और कमिश्नर ने उसको परमिशन दे भी दी कि अब तुम स्पेशल टैक्स ईयर यूज करो जो कि 31 नवंबर को खत्म होगा। His recent normal tax year has just ended on June 30th, 2010. ठीक है, you are required to show his normal tax year transitional and special. अच्छा, ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, वो खत्म कब हो रहा है उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ये खत्म जाके हो रहा है आपका 30 जून को। ठीक है, ये 30 जून को खत्म हो रहा है ये, तो ये नॉर्मल है। और ये अगर नॉर्मल टैक्स ईयर उसने क्वेश्चन में बता दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 12 महीने पहले स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो 12 मंथ पीछे चले जाओ तो ये इसका स्टार्टिंग पीरियड आ जाएगा। 1 जुलाई 2009 से स्टार्ट हुआ होगा, और ये खत्म कब हुआ होगा, 30 जून 2010 में। ठीक है, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद ये मिस्टर ए ने अप्लाई किया था कि 31 नवंबर को इसका टैक्स ईयर खत्म हो। तो देखें, ये 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, जुलाई का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 5 महीने का टाइम था ना, ये पूरा साल तो नहीं बन रहा था। ये यहाँ पे जाके ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो एंड हो जाएगा। मतलब ये जो गैप आ रहा था ना, यहाँ से ऑनवर्ड शुरू होना चाहिए ना उसका, 1 दिसंबर से लेके 31 नवंबर तक अगर जाएगा तो 12 महीने पूरे होंगे। ठीक है, ये 12 महीने पूरे करेगा तो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। तो अगर ये 12 महीने पूरे नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि वो वाला जो टाइम पीरियड है जो 1 जुलाई से शुरू होके 31 नवंबर तक जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। और उसके बाद
यकम दिसंबर से 31 नवंबर का जब पीरियड एक दफा स्टार्ट हो जाएगा तो हमेशा वो 12 मंथ का पीरियड पूरा किया करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर है मुबीन? यस सर। अच्छा, इसमें अब एक टेक्निकल चीज याद रखनी है, ये जो कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है ना, ये इफेक्टिव कब से होगा, मतलब ये लागू कब से होगा, ये लागू ना इस डेट से होगा, ठीक है। हालांकि देखो इस टाइम 30 जून के ऊपर उसका ईयर खत्म हो रहा था, अभी जुलाई का महीना था जिसमें ट्रांजिशनल पीरियड में चला गया, वो 31 नवंबर तक पीरियड चलता रहा, लेकिन इसका ऑर्डर क्योंकि वो स्पेशल टैक्स ईयर लेना चाह रहा था, तो इसका ऑर्डर इफेक्टिव कब से होगा, जब उसका स्पेशल टैक्स ईयर जिस दिन से स्टार्ट हुआ। यही पॉइंट यहाँ पे पीछे था, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, परमिशन इफेक्टिव डेट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल नॉट ट्रांजिशनल, मतलब जब आप नॉर्मल से स्पेशल में जाते हो तो ये लाइन लिखी हुई है .8, एंड ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर। मतलब जब कमिश्नर ने आपको इजाजत दी, तो जिस दिन इजाजत दिया उस दिन से उसकी ऑर्डर को इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता। वो इफेक्टिव कब होगा, जब आप नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे हो, तो जिस दिन स्पेशल टैक्स ईयर का पहला दिन होगा उस दिन से, या स्पेशल से नॉर्मल में जा रहे हो तो जिस दिन नॉर्मल का पहला दिन होगा उस दिन से, ठीक है। तो इस केस में वो इफेक्टिव कब है, जब ये 31 नवंबर होगी और 1 दिसंबर जो है यहाँ से स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो रहा होगा, तो हम कहेंगे ये जो कमिश्नर ने इसको परमिशन दी थी ना, ये इफेक्टिव इस दिन से हुई है क्योंकि स्पेशल टैक्स ईयर इस दिन से स्टार्ट होगा। क्लियर? यस सर। सर ये जो जो एग्जाम्पल जिसमें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर है, जी। इसमें अभी ये 2010 और 11 में एंड हो है, तो इसका भी यानी कि टैक्स ईयर जून का ही होगा जो नेक्स्ट ईयर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा, 30 जून 2011, ठीक है। इसका ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2011 नीचे लिखा भी हुआ है। इसका कौन सा होगा, 31 नवंबर 2011 को खत्म हो रहा है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2012 कहलाएगा, ठीक है। ये तो टैक्स ईयर था ही 2010, क्योंकि ये जून को ही खत्म हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट का मतलब पता है? यानी कि वो जिस जगह पे रह रहे हो रिहाइश पे भी। किसी जगह पे रहने वाला बंदा वहां का रेजिडेंट कहलाता है, जो उस जगह पे नहीं रहेगा तो हम उसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल ऐसे ही लॉ भी कहता है कि कुछ लोग रेजिडेंट होंगे, कुछ लोग नॉन रेजिडेंट होंगे। अब ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है, इन दोनों में फर्क करना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक या इस कानून के मुताबिक क्यों जरूरी है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। बट हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है ना, ये कहता है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनके दरमियान में बाइफर्केशन होनी चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट क्या होगा और नॉन रेजिडेंट क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अ पर्सन शेल बी रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर। अब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे। हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी है कि पर्सन के अंदर जो है वो कंपनी भी आ रही होती है, उसके अंदर इंडिविजुअल भी आ रहा होता है, उसके अंदर एओपी भी आ रही होती है। तो हम पर्सन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है। एओपी भी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है। जो इंडिविजुअल है वो भी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन की बात कर रहे हैं हम, पर्सन। A person shall be resident person for a tax year if the person is a resident individual, a resident company or a resident association of person। अब आप कहोगे ये क्या डेफिनेशन है कि उसके जो तीनों लोग हैं अगर वो रेजिडेंट हों तो वो पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा। कि इसलिए लिखा गया है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी जिक्र होना था। तो अगर तो सिंपल होता ना कि पर्सन की बात हो रही होती, तो फिर तो ये तीनों लोग ही रेजिडेंट होते, तो इनकी कंडीशन अलग अलग है वो हमें बता दी जाती।
अब पर्सन के अंदर ना उसने फेडरल गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया है। वो कहता है कि पर्सन शेल बी रेजिडेंट, किसी भी पर्सन को रेजिडेंट पर्सन तब कहोगे अगर वो इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट होने की कंडीशन पूरी कर रहा है। ये कंडीशन आगे चल के हम पढ़ेंगे। अगर वो कंपनी है और रेजिडेंट होने की कंडीशन पूरी कर रही है, अगर वो एओपी है और रेजिडेंट होने की कंडीशन पूरी कर रही है, तो इनको हम रेजिडेंट पर्सन कहेंगे। या फेडरल गवर्नमेंट है, इसका मतलब यह कि फेडरल गवर्नमेंट है ना, तो वो भी रेजिडेंट ही है। ठीक है। प्रोवेंशियल और लोकल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट में आती है, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स में आती हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं अलग से, वो कंपनी के अंदर ही फॉल हो जाती है। जब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आप प्रोवेंशियल और लोकल गवर्नमेंट को उसके अंदर देख लोगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन के हिसाब से जब आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन को रेजिडेंट कब कहा जाएगा, तो आपने ये अलग अलग जिक्र करना है। आपने कहना है अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो भी पर्सन कहलाएगा, रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अगर वो रेजिडेंट कंपनी है तो भी रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अगर वो रेजिडेंट एओपी है तब भी रेजिडेंट कहलाएगा 1 साल के लिए। और अगर या वो फेडरल गवर्नमेंट है तो भी रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने, ए और बी। ये इसकी डेफिनेशन है रेजिडेंट पर्सन की। ठीक है। सेकंड, अ पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, कानून के अंदर जो है ना हमारे, ये बड़ा ही बार बार मजाक होता है कि लॉ में भी आप पढ़ोगे कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है उनमें से एक में वो कहता है कि जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। ठीक है। इस तरह की एक डेफिनेशन है उसमें। इसी तरह यहाँ पे भी वो कर रहा है। वो कहता है नॉन रेजिडेंट कौन है, वो कहता है जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। ये इसकी प्रॉपर लॉ की डेफिनेशन। ठीक है। तो इसको आपने याद भी ऐसे करना है कि नॉन रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है, कि कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट। ये पर्सन की बात हो रही है। और रेजिडेंट पर्सन की उसने डेफिनेशन आपको डिटेल में दी हुई है। रेजिडेंट के लिए वो कहता है कि या तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे, या रेजिडेंट कंपनी होंगे, या रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन होंगे, या फेडरल गवर्नमेंट होंगे, तो आपको रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। ठीक है मुबीन? यस। ठीक है। तो दो ये डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन से मतलब क्या है? व्हाई एस्टेब्लिशिंग द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो हम जानना चाह रहे हैं कि रेजिडेंट हो, कोई पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, ये जानना क्यों जरूरी है? तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि इसको हम टैक्स उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है। स्कोप को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पाकिस्तान में रहने वाला बंदा है ना, रेजिडेंट पर्सन, उसको हम कहेंगे भाई तुमने अपने पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, और जो बाहर से कमाई है उसके ऊपर भी टैक्स देना है, क्योंकि तुम पाकिस्तान में रह रहे हो। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है ना, उसको हम कहेंगे ठीक है तुम रह तो बाहर के मुल्क रहे हो, लेकिन जो सिर्फ पाकिस्तान में कमा रहे हो ना, पाकिस्तान से, उसके ऊपर टैक्स दे देना। ठीक है। मुबीन समझ आ गई? जी सर। ठीक है। हम ये बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं ना, उनसे हमें हर किस्म की इनकम के ऊपर टैक्स लेने का जवाब होता है। हम उसको कहते हैं यार आप पाकिस्तान में रह रहे हो, हम आपको सहूलियात दे रहे हैं, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपको रोड दे रहे हैं, आपको जो है ना वो साफ सुथरा माहौल दे रहे हैं। ये सारी बातें एक्चुअली दे ना भी रही हो गवर्नमेंट, लेकिन वो एक उनके पास जवाब होता है कि वो टैक्स उससे ले सकते हैं। तो आप पाकिस्तानी बंदे को कहोगे कि भाई आप जो बाहर से भी कमा के पाकिस्तान में लेके आ रहे हो ना, उसके ऊपर भी टैक्स दो, और जो पाकिस्तान से कमा रहे हो उसके ऊपर तो देना ही है। लेकिन जो बंदा बाहर रह रहा है और वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस करके यहाँ से कमा रहा है, या पाकिस्तान में कोई जॉब करके यहाँ से कमा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है तुम बाहर रह रहे हो, बाहर वाली इनकम का हम आपसे नहीं पूछते, वो आपकी कमाई है और बाहर की गवर्नमेंट जाने उसको। लेकिन जो पाकिस्तान से कमा रहे हो ना, उसके ऊपर आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स देना। ठीक है। अच्छा, अब यानी फिर वो अलग किसी कंट्री का और है पाकिस्तान में रहो, तो उसको सिर्फ पाकिस्तान की इनकम का टैक्स देना। नहीं 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 नहीं, देखें अभी हमने ना ये सारे सिनेरियोस पढ़ने हैं रेजिडेंट के। अभी तो हमने सिंपल बात रखी ना, हमने कहा कि अगर वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, तो कोई भी बंदा इंडिविजुअल होगा। ठीक है। जो आम आदमी है, आप हैं, मैं, हम इंडिविजुअल में आते हैं। अब इस नॉन रेजिडेंट की बात की मैंने, यानी कि वो किसी अलग कंट्री से और रह पाकिस्तान में रहो, इधर कमा। अभी देखें, अभी हम उसी बंदे की बात कर रहे हैं ना। पहले तो हमने सिंपल बात की थी पर्सन की, पर्सन ओवरऑल एक ब्रॉडर बात की थी।
अब हम उसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लेके आ रहे हैं ना। अब हम इंडिविजुअल की अलग से बात करेंगे, कंपनी की अलग से बात करेंगे, एओबी की अलग से बात करेंगे। हमने हाँ ये डिस्कस कर लिया है कि अगर वो रेजिडेंट हुआ, अभी हमें ये नहीं पता कि वो रेजिडेंट कब होगा। अगर वो पाकिस्तान में आके 5 दिन रह ले तो वो रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। हमने तो सिंपल ये कह दिया कि अगर ये फैसला हो गया कि वो रेजिडेंट है तो फिर वो पाकिस्तान की इनकम के ऊपर भी टैक्स देगा और बाहर की इनकम के ऊपर भी टैक्स देगा। और अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो बाहर की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देगा, सिर्फ पाकिस्तान की इनकम के ऊपर टैक्स देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वो रेजिडेंट बनेगा कैसे, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बनेगा कैसे। पहली देखो, पहली डेफिनेशन थी रेजिडेंट पर्सन की, पर्सन ब्रॉडर टर्म थी, ठीक है। अब हम आ गए उसको स्पेसिफिक एक एक चीज के ऊपर। अब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल शैल बी resident individual for the tax year if individual is present in Pakistan for a period or periods, मतलब एक दफा आके वो रहना शुरू हो गया या आता है जाता है आता है जाता है, लेकिन डिफरेंट पीरियड्स के अंदर आया है, अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days और मोर इन अ टैक्स ईयर। मतलब आप कह रहे हो कि साल के अंदर से, एक साल के अंदर हम बात करते हैं कि एक साल के अंदर 365 दिन हैं, तो उन 365 दिनों के में से अगर वो 183 दिन पाकिस्तान में रह गया है ना, वो चाहे एक दफा आया है और 183 दिन रह गया या बार बार आके 183 दिन रह गया या इससे ज्यादा रह गया, कम से कम 183 दिन तो उसने रहने, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ जो है ना, और इज अ एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर। वो कहते हैं कि चाहे एक बंदा पाकिस्तान में नहीं है, एक दिन भी नहीं रहा, लेकिन वो हमारी सरकार का एम्प्लॉय है, ठीक है, या उसका कोई नौकर है, कोई ऑफिशियल है, ठीक है, वजीर है, कोई वहां पे एम्बेसडर है, कोई भी है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, और वो बाहर रह रहा हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। Yes, sir. और तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, कहता है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, मतलब उसके बाद पाकिस्तानी CNIC है, is not present in any other country for more than 82 days during the tax year, who is not a resident taxpayer of any other country। देखो वो पाकिस्तानी शहरी है लेकिन वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है, मतलब वहां पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, या वो किसी और कंट्री में 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा, तो भाई हम पाकिस्तानी कहेंगे कि भाई क्योंकि तुम हमारे शहरी हो, किसी और के टैक्स के अंदर तुम फॉल नहीं कर रहे, तो आपको हम यही समझेंगे कि आप यहाँ के रेजिडेंट हो, आप हमारे टैक्स के अंदर फॉल करना शुरू कर दो। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो यही है कि आपने इसकी डेफिनेशन को समझना है। ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, इसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपने समझना है, ठीक है। एक बार ये लास्ट वन, ठीक है, मैं तीनों दोबारा एक दफा कर देता हूँ। रेजिडेंट इंडिविजुअल कहेंगे इन तीनों में से किसी भी बंदे को जो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में फॉल कर गया ना, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। नंबर 1, अगर वो पाकिस्तान में रहा है 183 दिन या उससे ज्यादा, वो चाहे एक दफा ही शुरू हो गए हो या गैप्स के साथ आके आता हो जाता हो, लेकिन 183 दिन से ज्यादा उसने पाकिस्तान में रह लिया, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। या वो एम्प्लॉय या ऑफिशियल है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और कहीं बाहर उसको गवर्नमेंट ने जॉब उसकी लगाई हुई है किसी और कंट्री में, और चाहे वो पूरे साल में एक दिन भी नहीं रहा पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल। नंबर 3, वो पाकिस्तानी शहरी है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, देखो वो पाकिस्तान में लेकिन 183 दिन नहीं रह रहा होगा, क्या वो कहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर 182 दिनों से ज्यादा रहा ही नहीं है, उसका काम यही है कि वो टूरिज्म के लिए घूमता फिरता रहता है, ठीक है। किसी कंट्री के अंदर 10 दिन रह लिए, किसी के अंदर 20 दिन रह लिए, 365 दिनों में से 182 या उससे ज्यादा दिन उसने किसी मुल्क में नहीं गुजारे, ना पाकिस्तान में गुजारे, ना किसी बाहर के मुल्क में गुजारे, या वो बाहर का किसी और कंट्री का जो है ना रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं आ रहा। हर कंट्री की रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन होगी ना, तो अगर वो किसी और की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहा या उसने 182 से ज्यादा दिन किसी भी मुल्क में नहीं गुजारे, तो हम कहेंगे भाई आप क्योंकि पाकिस्तान के CNIC होल्डर हो,
तो आपको हम कहेंगे कि आप हमारे रेजिडेंट इंक्लूड करो। क्लियर? जी सर। चलो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। आपको मैं ये स्लाइड्स भेजूंगा इंशाल्लाह। आज मेरी आ गई है पूरे चैप्टर की, थोड़ी सी चेंजेस होने वाली हैं उसके अंदर, लेकिन मैं ये जितना पढ़ लिया इतनी स्लाइड्स, और आज का जो होमवर्क है, ये असाइनमेंट जो है यहाँ पे थी, ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मैं आज आपको भेज दूंगा, ये आपने करने हैं। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। तो एक मिनट, ये जो लेक्चर का रिकॉर्ड नहीं आता, इनकी जो होते हैं रिकॉर्डिंग्स, इसकी रिकॉर्डिंग्स यार, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो एडिटिंग के लिए जाएगी आज इंशाल्लाह। अभी तक हमारी वैसे एक ही क्लास हुई है, आज रिकॉर्डिंग के लिए मैं एडिटिंग के लिए दूंगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगी एक आधे दिन के अंदर। जी पोर्टल की एक्सेस मिल गई आपको? जी वो तो चलें, ये इंशाल्लाह मैं आज भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगी। जी। ओके।